नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। जैसा कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप पढ़ लो नहीं पढ़ लो या आप खुद मूल्यांकन करके देखें। आज सैटरडे वीकेंड है, तो जो कंसाइनमेंट वाला टॉपिक चल रहा है उसमें अब तक जो आपको करवा दिया गया उसका रिवीजन करवा देते हैं आपको एक बार। देखिए, टॉपिक स्टार्ट किया था कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट्स, प्रेषण खाते। फर्स्ट टॉपिक आपको इसका बताया था कंसाइनमेंट का अर्थ। दूसरा पॉइंट कंसाइनमेंट की विशेषताएं। तीसरा सूचनार्थ नियम। चौथा विक्रय। पांचवा कमीशन। सामान्य कमीशन, परिशोध कमीशन, अधिकार कमीशन। और उसके बाद में लेखा प्रविष्टि। देखा, जैसा कि आपको बताया था, एक डायग्राम के थ्रू समझाया था। फर्स्ट डायग्राम, ये मिस्टर ए है, आगरा में रहते हैं। इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये माल को बनाते हैं और ये चाहते हैं इनका माल अधिक से अधिक बिके, आगरा के अलावा और शहरों में बिके। तो अगर दूसरे शहरों में बेचना है तो इन्हें अपने एजेंट नियुक्त करने पड़ेंगे। सपोज कीजिए आगरा के ए ने बॉम्बे के बी को, कलकत्ता के सी को और दिल्ली के डी को अपना एजेंट नियुक्त कर दिया, मतलब अपने माल की एजेंसी इनको दे दी। तो आगरा का ए प्रेषक कहलाएगा, कंसाइन। और बॉम्बे का बी, कलकत्ता का सी और दिल्ली का डी, ये तीनों प्रेषण कहलाएंगे, कंसाइन। आगरा का ए बॉम्बे के बी के पास माल को बेचने के लिए भेजेगा। इसी प्रकार आगरा का ए कलकत्ता के सी के पास माल को बेचने के लिए भेजेगा। इसी प्रकार आगरा का ए दिल्ली के डी को माल बेचने के लिए भेजेगा। तो आगरा से बॉम्बे, आगरा से कलकत्ता, आगरा से दिल्ली तक जो माल भेजा गया, इट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। स्पष्ट हुआ, कंसाइनमेंट विक्रय नहीं है, विक्रय को माल भेजना प्रेषण कहलाता है। अब देखिए, आगरा का ए बॉम्बे के बी को, कलकत्ता के सी को और दिल्ली के डी को जब माल भेजता है, तो माल भेजने के तरीके या तो बाई रोड होगा या बाई ट्रेन। तो माल जितना भेजेगा उसके साथ साथ एक बिल बनाकर भेजेगा, जिसका नाम होगा सूचनार्थ मीटर।
परफॉर्मेंस, PERFORMA, परफॉर्मा इनवॉइस। इसमें कितना माल भेजा जा रहा है, उसकी मात्रा, माल की किस्म, माल का विक्रय मूल्य और माल को बेचने से संबंधित दिशा निर्देश लिखे होते हैं। माल इनके पास आता है, आगरा से लेकर बॉम्बे तक का सारा खर्चा ए चुकाएगा, आगरा से लेकर कैलकाटा तक का सारा खर्चा बी चुकाएगा और आगरा से लेकर दिल्ली तक का सारा खर्चा ए चुकाएगा। माल इन तीनों के पास आ जाएगा। तीनों के पास आने के बाद ये माल को अपने गोदाम तक लेकर जाएंगे, तो रास्ते में चुंगी चुकानी पड़े, भाड़ा चुकाना पड़े, फिर गोदाम में किराए सारे खर्चे चुकाएंगे और उसके बाद ये तीनों एक बिल बनाते हैं, इसको बोलते हैं विक्रय विवरण। सूचना अकाउंट शेयर, कितना माल बिक गया, कितना माल बिना बिक रह गया, माल को बेचने के संबंध में कौन कौन से खर्चे किए गए, स्वयं का कमीशन कितना हुआ और इन सबको काटने के बाद शेष राशि कितनी बची, उसका विवरण इसमें लिखा हुआ होता है। तो देखिए, आगरा से लेकर बॉम्बे तक माल भेजना प्रेषक कहलाता है। आगरा से लेकर बॉम्बे तक माल भेजने के सारे खर्चे प्रेषक चुकाता है। प्रेषणी माल को बेचता है। माल बेचने के संबंध में कोई भी खर्चे होते हैं वो ये करता है, बाद में इससे ले लेता है। इसको माल बेचने के बदले कमीशन मिलता है और जो भी लाभ होता है उसका अधिकार किसका होता है, प्रेषक का होता है। अब आप समझिए एक चीज कि प्रेषण किसे कहते हैं। अर्थ, प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को विक्रय हेतु माल भेजना प्रेषण कहलाता है। प्रेषण के संबंध में समस्त खर्चे प्रेषक के द्वारा ही किए जाते हैं। प्रेषणी को माल बेचने के बदले में कमीशन मिलता है और लाभ पर अधिकार प्रेषक का होता है। ये क्या कहलाता है, प्रेषण। अब विशेषताएं देखिए, प्रेषण माल का विक्रय नहीं है, पहली विशेषता। प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को विक्रय हेतु माल भेजना प्रेषण कहलाता है, दूसरी विशेषता। तीसरी होगी, प्रेषण के संबंध में समस्त खर्चे प्रेषक के द्वारा किए जाते हैं। प्रेषणी को माल बेचने के बदले में कमीशन मिलता है और लाभ पर अधिकार प्रेषक का ही होता है। सूचना, प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को भेजा जाने वाला ऐसा विवरण जिसमें माल की मात्रा, माल की किस्म, माल का विक्रय मूल्य और माल बेचने संबंधित दिशा निर्देश लिखे हुए होते हैं, सूचना बीजक कहलाता है। विक्रय विवरण, प्रेषणी के द्वारा प्रेषक को भेजा जाने वाला ऐसा विवरण जिसमें बिका हुआ माल, बिना बिका माल, स्वयं के द्वारा किए गए खर्चे और खुद का कमीशन काटकर शेष राशि के संबंध में सूचना दी हुई होती है, विक्रय विवरण कहलाता है। कमीशन 3 प्रकार का बताया था आपको कि प्रेषणी के द्वारा माल बेचने के बदले उसे जो पारिश्रमिक मिलता है वो कमीशन कहलाता है। कमीशन 3 प्रकार का होता है। सामान्य कमीशन, सामान्य कमीशन की गणना कुल विक्रय पर की जाती है। परिशोध कमीशन, उधार विक्रय की राशि वसूल करने और डूबत ऋण की राशि वहन करने के बदले प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को एक अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है, परिशोध कमीशन कहलाता है। और परिशोध कमीशन की गणना कुल विक्रय पर की जाती है जब तक प्रश्न में स्पष्ट ना हो, क्योंकि प्रश्न में अगर लिखा गया है तो फिर उधार विक्रय पर दिया जाएगा। ये लिखा हुआ होना चाहिए कि परिशोध कमीशन उधार विक्रय पर दिया जाता है। अधिभावी कमीशन, बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर माल बेचने के बदले में जो कमीशन दिया जाता है वह अधिभावी कमीशन कहलाता है। और फिर आपको लेखा प्रविष्टियां होती है। प्रेषक द्वारा माल भेजने पर, प्रेषक द्वारा खर्चे करने पर, प्रेषक से अग्रिम राशि प्राप्त होने पर, अग्रिम राशि को बीआर मिला है तो बीआर को बनाने पर, फिर प्रेषक द्वारा खर्चे करने पर, माल बेचने पर, बिना बिका माल रहने पर, अगर माल खराब है तो उसे लौटाने पर, लाभ होने पर, हानि होने पर, शेष राशि भेजने पर, ये मैंने आपको एंट्री लिखवाई थी। और उसके बाद परिशोध कमीशन से संबंधित एंट्री लिखवाई थी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और
क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराया और कल आपको परसों कम्युनिकेशन से संबंधित रेखा प्रविष्टियां बताई थी। आज आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, मिस्टर राकेश ऑफ जयपुर अपॉइंट्स मिस्टर अनिल ऑफ भीलवाड़ा एज इज सेलिंग एजेंट। मतलब जयपुर के राकेश ने भीलवाड़ा के अनिल को अपना विक्रय प्रतिनिधि नियुक्त किया है। राकेश कंसाइन्ड 100 मोबाइल्स सेट एट द रेट ऑफ 3000 ईच, यानी राकेश ने 100 मोबाइल 3000 प्रति मोबाइल की दर से प्रेषण पर भेजे। राकेश पेड एक्सपेंसेस 2800, राकेश ने 2800 रुपये खर्च चुका है। एंड अनिल पेड क्लियरिंग चार्जेस 1200 और अनिल ने 1200 रुपये क्लियरिंग चार्जेस निस्तारण में खर्च चुका है। अनिल ने 70 मोबाइल 4000 प्रति मोबाइल के हिसाब से नगद बेच दिए और 20 मोबाइल 4200 प्रति मोबाइल के हिसाब से उधार बेच दिए। सेलिंग एक्सपेंसेस पर मोबाइल 25 रुपीज पर, एक मोबाइल को बेचने का खर्चा 25 रुपया है, अनिल ने चुकाया। और अनिल को 6% जनरल कमीशन और 3% डेल करंट कमीशन मिलता है, जो ऑन क्रेडिट साइड लिखा हुआ है साफ-साफ उधार विक्रय पर। अगर स्पष्ट ना हो तो कुल विक्रय पर निकाला जाता है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, value of set in big, value of one set is being out of credit sale। इन उधार बेचे गए एक सेट की राशि नहीं मिली है, उधार बेचे गए एक सेट की राशि प्राप्त नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए दोनों की पुस्तकों में पूछा है। बुक्स ऑफ राकेश, बुक्स ऑफ मिस्टर राकेश, फर्स्ट अकाउंट कंसाइनमेंट, सेकंड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। थर्ड मिस्टर अनिल अकाउंट। बुक्स ऑफ मिस्टर अनिल, क्योंकि कंसाइनी है, इसकी बुक्स में दो खाते बनेंगे, कंसाइनर एंड कमीशन। राकेश अकाउंट
कमीशन अकाउंट। जो आप जनरल एंट्री समझाई थी आपने नोट कर रखी है, उसके हिसाब से देखना है आपको। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि राकेश ने अनिल को 100 मोबाइल भेजे 3000 रुपये प्रति मोबाइल के हिसाब से। तो प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को माल भेजा गया। तो फर्स्ट एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 100 मोबाइल 3000 रुपये के हिसाब से भेजे तो 3 लाख का माल हो गया। फर्स्ट एंट्री बनी कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट। तो गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड में आएगा बाय कंसाइनमेंट। प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को जब माल भेजा जाता है तो प्रेषणी की पुस्तकों में इसकी कोई एंट्री नहीं, इसलिए इधर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सेकंड नंबर, प्रेषक के द्वारा माल भेजने पर खर्चे किए गए होंगे। राकेश ने 2800 रुपये खर्चे किए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 2800। इसका उधर कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद माल अनिल के पास चला गया। अनिल ने 1200 रुपये का खर्चा किया। तो पहले अनिल करेगा राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश 1200। इधर एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अनिल एक्सपेंसेस 1200। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अनिल 1200 और अनिल में आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट। अब माल अनिल ने बेच दिया। तो देखिए 70 मोबाइल बेचे हैं 4000 के हिसाब से नगद और 20 मोबाइल बेचे हैं 4200 के हिसाब से उधार। तो मैंने आपको एंट्री बताई थी इसकी पुस्तकों में कि जब नगद बेचता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट और उधार बेचता है तो डेटर अकाउंट डेबिट और टू राकेश। कंसाइनमेंट नहीं आएगा इसकी पुस्तकों में। तो कितना कितना माल कैसे कैसे बेचा ये तो होगी इसकी पुस्तकों में और इसकी पुस्तकों में होगी अनिल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। माल बेचने की एंट्री देखिए आपको में। तो 70 मोबाइल सेट 4700 का 28 नगद बेच दिया 2,80,000 का। और 20 मोबाइल सेट बेचे 4,200 84,000 का। तो टोटल माल हो गया 3,64,000 का। ये एंट्री हुई प्रेषक की पुस्तकों में, ये एंट्री प्रेषणी की पुस्तकों। अब एंट्री के बाद आप खतों निकल लीजिए। तो अनिल के खाते में आ जाएगा डेबिट टू कंसाइनमेंट। अनिल के डेबिट में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट 3,64,000 और कंसाइनमेंट में आ जाएगा बाय अनिल ब्रैकेट में सेल 3,64,000। अब इधर देखते हैं तो राकेश के खाते में एंट्री होगी बाय कैश और बाय बैंक।
कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है। तो 70 मोबाइल 4000 के हिसाब से, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 4000, 7 चौक 28, 2,80,000। और 20 मोबाइल 4200 के हिसाब से 20 इंटू 4200, 84,000। 3,60,000 ये माल को बेचने की एंट्री होगी। अब माल बिकते कमीशन का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए कमीशन की गणना, कमीशन की गणना उसमें लिखा गया है कि 6% सामान्य कमीशन और 3% डेलीवेटेड कमीशन है। तो सामान्य कमीशन 6%, टोटल विक्रय पर दिया जाता है। टोटल विक्रय है 3,64,000, 3,64,000 का 6%, 0, 6,24 का 4, असल 2, 6,36 और 2 38 का 8, असल 3, 6 18 और 3 21,840। और दूसरा परिशोध कमीशन, ये उधार विक्रय के लिए बोला है। इसमें उधार विक्रय 84,000 की है, 84,000 का 3% रेल क्रेडिट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, 3%, 3/100, 0, 4 के 12 के 2, असल 1, 8 के 24 और 1 25, 0, 6, 8 5 13 का 3, 2 3 और 1 4, 24,360 कमीशन होगा 24,360। इसके एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अनिल, कमीशन 24,360। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अनिल, और अनिल में आ जाएगा बाई कंसाइनमेंट, 24,360। इसके एंट्री होगी राकेश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, राकेश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, और कमीशन आ जाएगा बाय राकेश, 24,360, 24,360। आगे चलेंगे। अब एक सेट की राशि नहीं मिली। देखिए उधार माल बेचा गया था 20 मोबाइल, एक था 4,000 का। राकेश के द्वारा अनिल को उधार माल बेचे गए राशि वसूल करने और डूबत ऋण की राशि वहन करने के लिए एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है 3%। अब यदि एक मोबाइल सेट का पैसा नहीं मिलेगा तो वो हानि किसके लिए नहीं थी? इसकी पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री लिखा है आपको। इसकी पुस्तकों में प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? एक उधार माल बेचा है, ये 84,000 का जब मिलेगा तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट और कमीशन अकाउंट डेबिट टू डेबिट। तो यहाँ पर कमीशन डेबिट हो जाएगा 4200 से, और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कमीशन अकाउंट में आ जाएगा टू डेबिट 4200, तो कमीशन अकाउंट में आ जाएगा टू डेटर 4,200। इसकी पुस्तकों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अब अनसोल्ड स्टॉक बचा, क्योंकि इसके द्वारा 100 मोबाइल भेजे गए थे। मोबाइल थे 100, एक कितने का भेजा था? 3000 का, जबकि मोबाइल बिक गए हैं 90। तो 20 का अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करना है आपको। नहीं, 20 का अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। 100 मोबाइल सेट थे, इसमें से 90 मोबाइल सेट बेच दिए गए, कितने बचे? 10। तो पहले तो इनकी कॉस्ट निकाल लीजिए, 10 × 3000, एक की 3000, तो 10 की हो गई 30,000। एड एक्सपेंसेस ऑफ राकेश। अब देखिए राकेश ने खर्चे किए थे 2800, तो 10/100 करना है, क्योंकि इसने 2800 का खर्चा 100 मोबाइल पर किया था, तो 10 पर कितना आएगा? 280। और एड एक्सपेंसेस बाय अनिल, एक्सपेंसेस ऑफ अनिल गोदाम से पहले जाएंगे, और इसमें केवल एक ही खर्चा किया है 1200 रुपये क्लियरिंग चार्जेस, क्योंकि गोदाम से पहले ही होता है वो। तो 1200 × 10/100, 120, 0 0, 30,400 अनसोल्ड स्टॉक आना चाहिए। अब बुक में आंसर दिया हुआ है अनसोल्ड स्टॉक 30,400। अनसोल्ड स्टॉक की इधर कोई एंट्री नहीं होती है, इसकी एंट्री होगी अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में आ जाएगा बाई अनसोल्ड स्टॉक 30,400। बस आपका सवाल कंप्लीट हो गया, आंसर निकालेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे 400, 4, 6 और 3 9, 3,94,400। यहाँ भी लिखेंगे 3,94,400। यह आ गया टू प्रॉफिट। 0, 6 और 4, 10 की 0, हासिल की 1, 9 और 11, 11 और 3 14, 14 की 4। आठ को 10, 10 और 3 13, 6 और 4 10, 10 की 0, हासिल की 1, 9 और 11, 11 और 3 14, 14 की 4, हासिल की 1, 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 6, 14 की 4, हासिल की 1, 3 और 6 9, 63,790, 66,040। तिरसठ 790, 0 14 में से 9, 5 2, 2250। सॉरी, सेलिंग एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं की गई इसमें। तो सेलिंग एक्सपेंसेस में बताया था 25 रुपये प्रति मोबाइल। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू 100,
एक्सपेंसेस। 25 रुपये प्रति मोबाइल है, तो देखिए मोबाइल बेचे गए हैं 90 और एक मोबाइल पर 25 नाम 225 2250 रुपये सेलिंग एक्सपेंसेस। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अनिल, और अनिल में आ जाएगा बाई कंसाइनमेंट, अनिल में आ जाएगा बाई कंसाइनमेंट 2250। अब निकल जाएगा प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट 0 6 और 5 11 11 और 9 20 की 0 असल की 2 और 10 12 और 15 और 17 17 और 7 24 का 4 असल की 2 और 2 4 5 5 4 9 9 और 2 11 11 और 3 14 का 4 असल की 1 3 और 6 9 63,790 रुपये कंसाइनमेंट प्रॉफिट आना चाहिए। 63,790। दूसरे नंबर के अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर दिया जाता है, तो गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 3 लाख, ये बंद हो गया। तीन लाख 3 लाख। इससे फाइनल हिसाब कितना लेना कितना देना ये व्यक्तिगत खाता है। तो देखिए 3,64,000 में से इतने रुपए से खर्चे कर दिए, इतने इसका कमीशन आ गया, इतना इसका सेलिंग एक्सपेंस हो गया, बाकी पेमेंट ये दे देगा। 3,64,000 3,64,000 और बाई बैंक 0 6 5 11 11 और 9 20 की 0 असल की 2 और 2 4 4 3 7 7 और 2 9 9 और 1 10 की 0 असल की 1 2 और 4 6 6 और 2 8 8 और 6 14 की 4 असल की 1 3 और 3 6 3,36,190। तो सेलिंग एक्सपेंसेस की एंट्री इसमें भी होगी। राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश 2250, इसका बैलेंस निकाल देंगे 0 0 0 4 8 8 16 6 3,64,000। यहाँ भी लिखेंगे 3,64,000 टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 0 6 5 11 और 9 20 की 0 असल की 2 और 2 4 4 की 7 7 2 9 9 और 1 10 की 0 असल की 1 1 2 2 और 4 6 6 2 8 8 और 6 14 की 4 असल की 1 3 और 3 6 3,36,190 और कमीशन अकाउंट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए इसका टोटल कमीशन होता है 24,360, लेकिन इसमें से कितना डिडक्ट कर लिया गया 4,200, क्योंकि एक साइड की राशि डूब गई थी तो वो ये भुगतेगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट रेट कमीशन मिलता है 24,360 24,360 टू प्रॉफिट एंड लॉस 0 6 2 और 1 3 20,160 रुपए पीएनएल में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट सवाल हो गया, आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए।
हो गया। आगे चलते हैं। प्रेषण पर भेजे गए माल की हानि। हेडिंग डालिए आप, प्रेषण पर भेजे गए माल की हानि। लॉस ऑन गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लॉस of goods sent on consignment। देखिए, प्रेषण पर भेजे गए माल की हानि दो प्रकार की होती है। सामान्य, नॉर्मल लॉस, असामान्य हानि, एबनॉर्मल लॉस। बना लीजिए अपनी कॉपी में। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो आप लिखिए सामान्य हानि का अर्थ, ऐसी हानि जो वस्तु के स्वभाव के कारण होती है और जिसे प्रयास करने पर भी नहीं रोका जा सकता। ऐसी हानि जो वस्तु के स्वभाव के कारण होती है और जिसे प्रयास करने पर भी नहीं रोका जा सकता, सामान्य हानि कहलाती है। जैसे गुड़ का सूख जाना, पेट्रोल का उड़ जाना, कोयले का खिर जाना इत्यादि। लिख लिया? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। ऐसी हानि जो वस्तु के स्वभाव के कारण होती है और जिसे प्रयास करने पर भी नहीं रोका जा सकता, सामान्य हानि कहलाती है। जैसे गुड़ का सूख जाना, पेट्रोल का उड़ जाना, कोयले का खिर जाना इत्यादि। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। सामान्य हानि का कोई भी लेखा नहीं किया जाता है, अर्थात सामान्य हानि की स्थिति में बचे हुए माल का मूल्य बढ़ा दिया जाता है। सामान्य हानि का कोई भी लेखा नहीं किया जाता है, अर्थात सामान्य हानि की स्थिति में बचे हुए माल का मूल्य बढ़ा दिया जाता है। सामान्य हानि की स्थिति में बिना बिके माल का मूल्यांकन निम्नलिखित सूत्र की सहायता से किया जाता है। सामान्य हानि की स्थिति में बिना बिके माल का मूल्यांकन निम्नलिखित सूत्र की सहायता से किया जाता है। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ अनसॉल्व्ड स्टॉक।
बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अपॉन टोटल यूनिट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस इनटू बिना लिखे कहीं यूनिट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। यानी कि हिंदी में लिखेंगे प्रेषण पर भेजे गए माल की लागत, प्रेषण पर भेजे गए माल की लागत बटा कुल इकाई माइनस सामान हानि की इकाई इंटू बिना बिकी इकाई। बिना बिका माल का जब भी प्रश्न में सामान हानि दी हुई हो अनसोल्ड स्टॉक की गणना इस फॉर्मूले से की जाएगी। टोटल माल कितना भेजा, किलो में होगा, इकाई में होगा, उसमें से कितना सामान हानि होगी घटा देंगे, गुणा करना है बचा कितना है। लेकिन ऊपर देखिए लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कैसे ज्ञात करेंगे, यानी प्रेषण पर भेजे गए माल की लागत ज्ञात करनी है आपको। तो पहले लिखेंगे माल की लागत, भेजे गए माल की लागत, तो इसमें प्रेषक के समस्त खर्चे जुड़ेंगे, प्रेषक के समस्त खर्चे अनुपातिक। जब भी सामान आने का पॉइंट आएगा तब ये अमाउंट के काटते समय समस्त खर्चे जुड़े जाएंगे, प्लस प्रेषणी के गोदाम से पूर्व के समस्त खर्चे, प्रेषणी के गोदाम से पूर्व के समस्त खर्चे, और इन तीनों का टोटल क्या आएगा, प्रेषण पर भेजे गए माल की लागत। प्रेषण पर भेजे गए माल की लागत, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी बिफोर गोडाउन, इन तीनों का टोटल, और तीनों का टोटल क्या आएगा, प्रेषण पर भेजे गए माल की लागत। ये हो गई सामान्य हानि। अब इसके बारे में एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट करवाया था, सेकंड निकालिए आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड है। देखिए मिस्टर राकेश ऑफ मुंबई सेंट 2000 टन ऑफ कोल ऑन कंसाइनमेंट एट द रेट ऑफ 300 पर टन, यानी मुंबई के राकेश ने
2000 टन कोयला 300 रुपये प्रति टन के हिसाब से प्रेषण पर भेजा है और 10,000 रुपये के खर्चे चुकाए प्रेषण में। कंसाइनर पेड 10,000 कैरीज यानी भाड़ा चुकाया, 8,000 वेजेज चुकाया। अब कंसाइन 2,000 रुपये खर्चे किए। कंसाइन स्पेंड ₹2,000 फॉर एक्सपेंसेस। मिस्टर दीपक, कंसाइनी का नाम दीपक है, मिस्टर दीपक रिसीव्ड 10% लॉस लेस कोल यानी 10% कम कोयला प्राप्त हुआ। सामान्य हानि माना जाए कि कोयले का शॉक खिरना होता है। कोयले जब ट्रक में भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो ट्रक चलते वक्त तो वो आपस में जब भिड़ेगा ना कोयला तो उसके टुकड़े होके धीरे धीरे वो नीचे गिरता चला जाएगा। वो सामान्य हानि, उसको नहीं रोक सकते आप। दीपक सोल्ड 1,500 टन कोल एट द रेट ऑफ 400 पर टन यानी दीपक ने 1500 टन कोयला 400 प्रति टन के हिसाब से बेच दिया। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। आपसे अनसोल्ड स्टॉक पूछ रहा है तो देखिए सामान्य हानि और सामान्य हानि की स्थिति में अनसोल्ड स्टॉक ज्ञात कर रहा है। Illustration number 2. Unsold stock. बराबर cost of goods sent on consignment upon total rate minus unit of profit or loss into unit of unsold stock। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो सबसे पहले कॉस्ट, प्रश्न में आप देखिए 2000 टन कोयला है और 1 टन की जो कॉस्ट बताई है वो 300 रुपये प्रति टन है। 6 लाख रुपए का कोयला आता है। एंड ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का नाम मिस्टर राकेश है। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर नाम मिस्टर राकेश है। मिस्टर राकेश ने खर्चे किए हैं 8,000 रुपये तो 10,000 रुपये तो कैरिज और 8,000 रुपये वेजेज यानी 18,000 का खर्चा किया। और एंड ऑल एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर दीपक बिफोर गोडाउन। इसमें स्पष्ट नहीं बताया गया नहीं 2000 रुपये गोडाउन से पहले का मान प्राप्त किया गया है। जब 2000 का खर्चा किया तो 2000 ये हो गया 6,20,000। अब इस फॉर्मूले में फिट कर दीजिए इसको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 6,20,000 अपॉन टोटल यूनिट था 2000 टन माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस बताया 10%, तो 2000 का 10% हो गया 200। अब अनसोल्ड स्टॉक कितना बचा? देखिए 2000 टन था, उसमें से 200 टन नॉर्मल लॉस हो गया, 1500 टन बेच दिया, तो 300 टन बच रहा है। कितना बच रहा है? 300 टन। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 300 टन से। और आगे चलते हैं, ये हो गया 6,20,000 बटा 1,800 मल्टीप्लाई बाई 300 और
360 80 यानी 3 6 के 18, 6,20,000 को 6 से डिवाइड करना है। तो 6 एकम 6 0, 6 तिया 18, बच गया 2, 6 तिया 18, फिर 2, 6 तिया 18, फिर 2, 6 तिया 18, फिर 2, यानी 1,03,333 रुपए 33 पैसे अनसोल्ड स्टॉक का आंसर आना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट एबनॉर्मल लॉस, असामान्य हानि। असामान्य हानि पहले तो इसका मीनिंग लिखिए। ऐसी हानि जो लापरवाही और खराब पैकिंग की वजह से होती है और जिसे प्रयास करने पर रोका जा सकता हो, असामान्य हानि कहलाती है। ऐसी हानि जो खराब पैकिंग और लापरवाही के कारण होती है और जिसे प्रयास करने पर रोका जा सकता हो, असामान्य हानि कहलाती है। असामान्य हानि दो प्रकार की होती है। मारक में हानि यानी लॉस इन ट्रांजिट, और प्रेषणी के गोदाम में हानि। प्रेषणी के गोदाम में हानि। लॉस इन कंसाइनिंग गोदाम, देखिए प्रेषक के द्वारा प्रेषण को माल भेजा गया और वो रास्ते में खराब हुआ, टूट गया, फूट गया, तो वो कहलाएगी मारक हानि। और प्रेषण के गोदाम में जाने के बाद हानि हुई तो वो कहलाएगी प्रेषण के गोदाम में हानि। तो देखिए सबसे पहले आप ये पॉइंट लिखिए, मारक हानि। जब असामान्य हानि मारक में हो तो उसका मूल्यांकन करते समय प्रेषक के आनुपातिक खर्चे ही जोड़े जाते हैं। जब असामान्य हानि मार्ग यानी रास्ते में हो तो उसका मूल्यांकन करते समय प्रेषक के आनुपातिक खर्चे ही जोड़े जाते हैं। दूसरा, प्रेषणी के गोदाम में हानि। जब असामान्य हानि प्रेषणी के गोदाम में हो तो उसका मूल्यांकन करते समय प्रेषक के प्रेषक के आनुपातिक खर्चे जोड़े जाते हैं और प्रेषणी के भी आनुपातिक खर्चे गोदाम से पूर्व के जोड़े जाते हैं। अर्थात मूल्यांकन वैसे ही किया जाता है जैसे अनसोल्ड स्टॉक का किया जाता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, असामान्य हानि से संबंधित लेखा प्रविष्टियां। असामान्य हानि से संबंधित लेखा प्रविष्टियां। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। Accounting treatment of abnormal loss। तीन एंट्री होती है। असामान्य हानि होने पर, असामान्य हानि होने पर, यानी when abnormal loss occurs, जब हो तो देखो हानि होगी तो हानि का डेबिट किया
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, और सामने अमाउंट आएगा अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब देखिए हानि हो तो व्यापारी बीमा करवा के रखता है, यदि बीमा करवा रखा यदि माल का बीमा हो और बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया, देखिए जितना बीमा कंपनी दावा स्वीकार कर लिया उतना पैसा बीमा कंपनी देगी, तो बीमा कंपनी डेटर हो जाती है, इसलिए बीमा कंपनी को डेबिट कर दिया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, यानी कि अमाउंट ऑफ क्लेम एडमिटेड, जितना बीमा कंपनी स्वीकार करेगा, और जितना स्वीकार नहीं किया वो हानि होगी उसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अमाउंट ऑफ क्लेम नॉट एडमिटेड, अमाउंट ऑफ क्लेम नॉट एडमिटेड, यानी जो बीमा कंपनी स्वीकार नहीं किया, और टू एबनॉर्मल लॉस, नोट कीजिए फर्स्ट एंट्री में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट किया और सेकंड एंट्री में क्रेडिट कर दिया। जब माल का बीमा नहीं है तब तो ये एंट्री होगी, लेकिन बीमा है उसमें कुछ अमाउंट बीमा दे देगी, जो नहीं देगी वो P&L ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अब इस लॉस अमाउंट को राइट ऑफ करके करना पड़ेगा, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। और यदि ये तो होगी फर्स्ट एंट्री, अब आगे चल के जितना बीमा कंपनी ने क्लेम एडमिट किया वो अगर पैसा देती है तो उसका चेक मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, तो जब भी ऐसा मान आने का टॉपिक आएगा हमें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना पड़े तो उसमें दो एंट्री ही काम देगी, तीसरी एंट्री एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में नहीं आती है। तो देखिए अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 करके देखना और क्वेश्चन 3 करके